14 बीसी में मिस्र की राजनीति और धार्मिक राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, क्योंकि उस समय के मिस्र के राजा फराओ एखनेटन ने अपनी प्रजा को मिस्र के सभी भगवानों को छोड़कर केवल सूर्य भगवान की पूजा करने का आदेश दिया, जिसका कारण उसकी पत्नी नेफरनिटी थी, जो मिस्र के सूर्य देवता को अपना आराध्य मानती थी। और बाद में राजा से शादी होने के बाद नेफरनिटी ने राजा को इस कदर अपने कब्जे में कर लिया कि उसके कहने पर उसने पूरे राज्य में दूसरे भगवानों की पूजा करना अपराध घोषित कर दिया। अपने भगवान की पूजा न कर पाने के कारण इजिप्ट की जनता के अंदर नेफरनिटी और राजा के लिए बुरी तरह नफरत भर गई, पर लंबे समय तक वो कुछ न कर सके, क्योंकि नेफरनिटी की सुंदरता के चर्चे दुश्मन राज्यों तक फैले थे और अपनी पत्नी की इसी सुंदरता के कारण मिस्र का राजा फराओ नेफरनेटन उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। यहां तक कि उसने अपने राज्य में नेफरनिटी की कई बड़ी मूर्तियां और पेंटिंग्स भी बनवाई थी। इसीलिए उसने नेफरनिटी के लिए इजिप्ट की जनता की भी कोई परवाह नहीं की। लेकिन इतना सब करने के बावजूद एक दिन मिस्र के राजा फराओ एखनेटन की रहस्यमयी मौत हो गई, जिसके बाद नेफरनिटी मिस्र की महारानी बनी, जिसके चलते इजिप्ट के लोगों के लिए अब नियम और कानून और भी ज्यादा कड़े कर दिए गए। मिस्र के इतिहास में ऐसी बहुत ही कम महिला हुई है जिन्होंने मिस्र में इतनी ताकत हासिल की थी। इस समय के दौरान नेफरनिटी मिस्र की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली महिला थी। पर इसके बाद कुछ अजीब हुआ और केवल 17 वर्षों तक मिस्र पर राज करने के बाद नेफरनिटी अचानक से मिस्र के इतिहास से गायब हो गई, जिसकी ना तो कोई मम्मी मिली और ना ही कोई कब्र, जिसके तार मिस्र के लोगों की नेफरनिटी से की जाने वाली नफरत से जोड़कर देखे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इजिप्ट की सबसे हेटेड महिला फराओ नेफरनिटी के बारे में जानने वाले हैं। मिस्र का इतिहास आज भी कई पहेलियों से भरा है और उसी में से एक पहेली है नेफरनिटी की, जिसने अपनी चालाकी और खूबसूरती के जाल में मिस्र के राजा और मिस्र की जनता को इस तरह फंसाया कि उसने जो चाहा उसे मिला। यहां तक कि उसने अपने मन चाहे तरीके से लोगों को भगवान की पूजा करने के लिए मजबूर किया। नेफरनिटी का जन्म 1370 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन उसका परिवार कौन था, उसके माँ बाप कौन थे, आज भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहां तक कि कई इतिहासकार तो यह कहते हैं कि वो मिस्र की थी ही नहीं, बल्कि वो मितानी थी, यानी सीरिया की एक राजकुमारी। इसके अलावा कई इतिहासकारों का मानना है कि वह महान दरबारी अधिकारी ऐ की मिस्र में जन्मी लड़की थी। जो भी हो, पर उसने किसी तरह केवल 15 साल की उम्र में ही अमेनहोटेप तृतीय के बेटे अमेनहोटेप चौथे से शादी कर ली थी, जो आगे चलकर मिस्र का राजा बना, जिसके बाद उसने अपना नाम बदलकर एखनेटन रख लिया। तो क्योंकि एखनेटन मिस्र का राजा था, इसीलिए उसकी नेफरनिटी के अलावा भी कई पत्नियां थी। पर रिकॉर्ड बताते हैं कि नेफरनिटी फिर भी एखनेटन के लिए सबसे प्रिय थी और उसने नेफरनिटी को दुनिया की सबसे सुंदर महिला का खिताब भी दिया था। इन दोनों की शादी से नेफरनिटी की 6 बेटियां थी, लेकिन कोई बेटा नहीं था। उनकी बेटियों के नाम थे मेरिटाटन, मेकेटाटन, एखेसेनामन, नेफरनेफिरोतन, टेशेरिट, नेफरनेफिरोर एंड सेटापेनरे। नेफरटिटी और राजा फराओ एखनेटन दोनों मिस्र में धार्मिक क्रांति के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने मिस्र के पारंपरिक बहुदेववादी यानी बहुत सारे भगवानों को मानने वाले धर्म को एकेश्वरवादी यानी केवल एक भगवान को मानने वाले धर्म में बदलने की कोशिश की थी। और कई सालों तक तो वो इसमें कामयाब भी रहे, क्योंकि प्रजा में जो भी राजा का आदेश नहीं मानता था और उसके कहे अनुसार केवल एक भगवान की पूजा नहीं करता था, उसे काफी बड़ा दंड दिया जाता था। और यह सब नेफरनिटी का ही किया धरा था। यहाँ पर यह दोनों अपने राज्य में एटन नाम से जाने वाले सूर्य देवता की पूजा करते थे और अपनी पूरी प्रजा को भी केवल इन्हीं की पूजा करने के लिए कहते थे। नेफरनिटी को अपने पूरे जीवन में कई उपाधियां दी गई। कुछ उसके पहले पति मिस्र के राजा फराओ एखनेटन ने दी, तो कुछ उसने खुद महारानी बनने के बाद ली, जैसे कि हेरेडिटरी प्रिंसेस, ग्रेट ऑफ प्रिंसेस, लेडी ऑफ ग्रेस, स्वीट ऑफ लव, लेडी ऑफ द टू लैंड्स, ग्रेट किंग्स वाइफ और लेडी ऑफ ऑल वुमेन्स। मिस्र की पहली रानियों की तुलना में रानी नेफरनिटी का साम्राज्य पर कहीं अधिक प्रभाव था और अंततः
एखीनेटन की रहस्यमयी मौत के बाद पूरे साम्राज्य की कमान उसके हाथ में आ गई और नेफरनीटी मिस्र के 18वें राजवंश की रानी बनी। कहा जाता है कि जब नेफरनीटी मिस्र की महारानी बनकर मिस्र पर राज कर रही थी, तब वह आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला बन चुकी थी। वैसे भी आज से 3000 साल पहले मिस्र काफी ज्यादा समृद्ध था, लेकिन कहा जाता है कि अपने 9 साल के सौतेले बेटे तूतनखामुन के हाथों गद्दी छीन जाने के डर से नेफरनीटी ने एक विदेशी राजकुमार के साथ शादी करनी चाहिए। पर यह शादी हुई नहीं, क्योंकि जब वह विदेशी राजकुमार मिस्र आ रहा था तभी रास्ते में उसकी जान ले ली गई। और कई इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे नेफरनीटी के सौतेले बेटे तूतनखामुन के सलाहकार थे, जो मिस्र की गद्दी से जल्दी नेफरनीटी को हटाकर तूतनखामुन को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। उस राजकुमार की मौत के बाद पूरे मिस्र में यह अफवाह फैला दी गई कि रानी अपने परिवार को छोड़कर किसी और से शादी करने वाली थी। और यह बात मिस्र के लिए काफी बड़ी थी, क्योंकि मिस्र के शाही परिवारों में एक रिवाज है कि वह अपने ब्लड लाइन को प्योर रखने के लिए अपने परिवार में ही शादी कर सकते थे। इसीलिए इसके बाद मिस्र में नेफरनीटी का तख्ता पलट किया गया और तूतनखामुन मिस्र का नया फराव बना। और कुछ ही सालों में राजा ने मिस्र से नेफरनीटी के वह सारे धार्मिक कानून को हटा दिया जिसमें केवल एक भगवान को पूजा करने के लिए कहा गया था। जिसके बाद मिस्र के लोग दरबार से बिना रोक टोक के अपने भगवान की पूजा करने लगे। इसके बाद मिस्र पर 17 साल राज करने के बावजूद इस रानी को पूरी तरह इतिहास से भुला दिया गया और आज कोई यह भी नहीं जानता कि इसकी कब्र कहाँ है या फिर इसकी मम्मी कहाँ है, क्योंकि आज तक 100 साल से ज्यादा सालों की रिसर्च के बावजूद पुरातत्व वैज्ञानिक नेफरनीटी की कब्र या फिर मम्मी को नहीं ढूंढ पाए हैं। वैसे नेफरनीटी की कब्र का ना मिलना इजिप्शियंस के अंदर उसके लिए उस नफरत को भी दिखाता है जो नेफरनीटी ने ही उनकी धार्मिक आजादी छीन कर ली थी। इसीलिए कई इतिहासकारों का कहना है कि शायद उसकी कब्र को नष्ट कर दिया गया होगा या फिर उसकी इस तरह से हत्या की गई होगी कि शायद किसी ने उसको कब्र में दफनाने के बारे में या फिर उसकी मम्मी को बनाने के बारे में नहीं सोचा होगा। पर आज के समय में भी हमारे पास नेफरनीटी की एक निशानी है, जो कि है उसका एक स्टैचू। कहा जाता है कि अपने शासन काल के दौरान नेफरनीटी ने अपने लिए एक प्रभावशाली लंबा नीला मुकुट डिजाइन करवाया था, जो हमें उसके स्टैचू में भी देखने को मिलता है। नेफरनीटी का यह स्टैचू 1912 में लुडविग बोरचर्ड के नेतृत्व में एक जर्मन पुरातात्विक टीम ने ढूंढ कर निकाला था, जो सबसे पहले 1920 के दशक में बर्लिन संग्रहालय में रखा गया और यहाँ पर दुनिया भर की नजर इस पर पड़ी। इसके बाद जब हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना, तब उसने इस स्टैचू को अपने पास रखवा लिया, क्योंकि उसे यह स्टैचू काफी पसंद था। इस दौरान मिस्र के द्वारा हिटलर की सरकार को कई बार पत्र लिखे गए कि वह यह स्टैचू मिस्र को लौटा दे, पर हिटलर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हिटलर ने अपने एक पत्र में कहा कि मैं रानी का सिर कभी नहीं छोड़ूंगा। पर वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने पर जब अमेरिकी सेना जर्मनी में घुस गई, तब 1945 में कुछ समय के लिए यह स्टैचू अमेरिकी सेना के पास रहा। पर उसके बाद अमेरिकी सेना ने जर्मनी में एक नई सरकार का गठन किया और उसे यह स्टैचू सौंप दिया, जो आज भी बर्लिन के न्यूज म्यूजियम में रखा है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इतिहास से जुड़ी ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहे और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।